वंदे मातरम छात्रों, आप कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य भेद के दो प्रकार से किए जा सकते हैं, यानी वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। यहाँ वाक्य के शाखाओं के बारे में बताया गया है। दूसरे शब्दों में शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। जैसे कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इसके अंतर्गत है, रचना के आधार पर तीन वाक्य होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर कुल 8 वाक्य भेद हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा इच्छावाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा निषेधवाचक वाक्य, पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठवां विस्मय आदिबोधक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। लेकिन हमें रचना के आधार पर मुख्यतः 3 वाक्यों को पढ़ना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण या सरल वाक्य। परिभाषा एवं उदाहरण। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता अर्थात उद्देश्य तथा एक ही क्रिया अर्थात विधेय हो तो उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। इस तरह से साधारण या सरल वाक्य की ये परिभाषा थी। जैसे कि पूछा जा रहा है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः पहला सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, दूसरा विजय पढ़ लिख कर अधिकारी बना, तीसरा अभिषेक थैला लेकर चला गया। इस तरह से इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक ही विधेय और एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये सभी वाक्य सरल वाक्य कहे जाएंगे। सरल वाक्य के घटक, इस हेडिंग को आप देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कर्ता वह उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, क्रिया, वह विधेय है। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। इस तरह से इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग हैं। यानी अगर पूछा जाता है कि सरल वाक्य के मुख्य अंग कौन हैं, तो कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के ये 2 मुख्य अंग हैं। प्रयुक्त शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। इनसे वक्ता का कथन अधिक स्पष्ट होता है। जैसे कि मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है, ये ऐच्छिक वाक्यों का निर्माण करते हैं। इस तरह से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताइए सरल वाक्य के कितने घटक होते हैं, तो सरल वाक्य के 2 घटक होते हैं। कौन कौन? उद्देश्य और विधेय। ये सरल वाक्य के 2 घटक माने जाते हैं। इस तरह से अंग पूछा जाए तो सरल वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला कर्ता, दूसरा क्रिया। इस तरह से कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के 2 अंग के नाम से जाने जाते हैं एवं सरल वाक्य के 2 घटक उद्देश्य एवं
विधेय इन दो नामों से जाने जाते हैं। इस प्रकार से सरल वाक्य के ये उदाहरण है। पहला है, मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। मेरी बहन ये उद्देश्य होगा और 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है विधेय होगा। दूसरा है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। दशरथ पुत्र राम ने उद्देश्य होगा, रावण को मार गिराया विधेय होगा। तीसरा प्रश्न है, वाक्य है, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। परिश्रम करने वाले छात्र उद्देश्य होगा, ही परीक्षा में सफल होते हैं विधेय होगा। चौथा वाक्य है, दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। इस प्रकार दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति उद्देश्य होगा, उसके मन को भाते हैं विधेय होगा। पांचवा वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। वह उद्देश्य होगा, पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया विधेय होगा। छठवां वाक्य है, सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से सभी आंदोलनकर्ता उद्देश्य होगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे विधेय होगा। सातवां वाक्य है, कल वह लड़का बारिश में पूरा भीग गया। कल विधेय होगा, वह लड़का उद्देश्य होगा, बारिश में पूरा भीग गया यह भी वाक्य विधेय होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ कर्ता को संबोधित किया गया है वहाँ कर्ता उद्देश्य हो गया है, और जहाँ उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है यानी जहाँ क्रिया को दर्शाया गया है वहाँ विधेय। इस प्रकार से कर्ता उद्देश्य हो जाएगा और क्रिया जो कि विधेय हो जाएगी। आइए उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में राजा और पक्षी उद्देश्य हैं क्योंकि यह कर्ता को संबोधित करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राजा और पक्षी कर्ता के श्रेणी में देखे जा रहे हैं, जिनमें उद्देश्य ये राजा और पक्षी होंगे। जहाँ पर खाता है और डाल पर बैठता है, ये दोनों वाक्य के आधे हिस्से यह विधेय होंगे। वाक्य के दूसरे भाग विधेय को आइए देखते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजा खाता है, पक्षी डाल पर बैठा है। इन वाक्यों में खाता है और डाल पर बैठा है ये विधेय है। इस तरह से हमने देखा कि राजा और पक्षी कर्ता की श्रेणी में आने पर यह उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं, और खाता है डाल पर बैठा है यहाँ जो है कि विधेय होता है, अर्थात ये जो है क्रिया के श्रेणी में आते हैं। यहाँ क्रिया किया जा रहा है, इस तरह से यहाँ जो है विधेय होगा। आइए उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करके देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय अलग करके लिखिए। जैसे कि कोमल अपना काम स्वयं करती है। कोमल उद्देश्य हो जाएगी, विधेय अपना काम स्वयं करती है। दूसरा है, मेघ शीतल जल देता है। उद्देश्य मेघ हो जाएगा, विधेय शीतल जल देता है। भारत में सभी एक समान हैं। भारत में उद्देश्य हो जाएगा, विधेय सभी एक समान हैं हो जाएगा। चौथा है, अर्पित सबकी मदद करता है। उद्देश्य अर्पित हो जाएगा और विधेय सबकी मदद करता है हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि उद्देश्य और विधेय क्या हैं। इस तरह से वाक्यों के माध्यम से हमें उद्देश्य और विधेय के बारे में जानकारी मिली। आइए वाक्य के अंतर्गत संयुक्त वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण को देखते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है, संयुक्त वाक्य के उदाहरण क्या हैं। यहाँ पूछा जा रहा है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। आइए संयुक्त वाक्य के बारे में जानते हैं। यहाँ संयुक्त वाक्य के बारे में पूछा गया है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए, और, या, परंतु, फिर तो, किंतु,
इत्यादि उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः पहले में दिया गया है, वह व्यक्ति बूढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, रेल आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका। इस तरह से हम दोनों वाक्यों में देखते हैं अतः और परंतु जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, जिसके वजह से दो स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे स्वतंत्र वाक्यों के आपस में जुड़ने को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरह से संयुक्त वाक्य के बारे में आइए और भी उदाहरणों से देखते हैं कि कौन कौन से संयुक्त वाक्य हैं और किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है। छात्रों, इस वीडियो से बने रहिएगा। आज आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। आइए आगे चलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय वाले शब्दों आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दो सरल वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जो कि जोड़ा जाता है। इन दो स्वतंत्र वाक्यों के समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ने की क्रिया को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। आइए दूसरे उदाहरण के अनुरूप देखते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते एवं संयोजक अवयव इन वाक्यों को मिलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। इस तरह से हमने संयुक्त वाक्य के बारे में जाना। अर्थात संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ एक वाक्य में दो सरल वाक्य हैं। इन दो सरल वाक्यों को अतः अव्यय संयोजक से जोड़ा गया है, जो कि एक संयुक्त वाक्य को बताता है। दूसरा वाक्य उदाहरणतः उपस्थित है, मेरी पैर पर लग गई और दर्द होने लगा। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सरल स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यह दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए और संयोजक का प्रयोग किया गया है। तीसरा उदाहरण है, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं हो सका। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पूर्ण वाक्य में किन्हीं दो स्वतंत्र सरल वाक्यों को रखा गया है। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इन दोनों वाक्यों को किंतु अव्यय संयोजक से जोड़ा गया है, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। पुस्तक के अनुरूप देख सकते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्यों से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग वाक्य में अलग अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और न कोई किसी से छोटा। इसलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को सामान्यीकृत उपवाक्य अथवा सामान्यीकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माता जी बाजार गईं और बच्चों के लिए खिलौने लाईं। गह यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई
रह सकता है। और या ये वाक्यों में मिलने वाले हैं, जो है कि एक समुच्चय बोधक अव्यय है जिसके द्वारा दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय और, अथवा, एवं, इसलिए, सो, अतः, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, चाहे चाहे न कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे क है, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले जाएंगे। और का लोप है इसमें, यानी रहने वाले रहेंगे और जाने वाले जाएंगे। ख में दिया है, क्या सोचा था क्या हो गया, इसमें पर का लोप हुआ है, यानी पर को गायब कर दिया गया है। इसमें वाक्य बनेगा, क्या सोचा था पर क्या हो गया। ग है, काम किया गया है, पैसा तो मांगूंगा ही, इसलिए का इस वाक्य में लोप कर दिया गया है। इसका वाक्य होगा, काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही। इस तरह से दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जोड़े जाने की क्रिया को संयुक्त वाक्य कहेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं संयुक्त वाक्यों के भेद। संयुक्त वाक्यों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके जोड़ा जाता है, यानी कह सकते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने की क्रिया को जो कि संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य, व्यापारों या स्थिति को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे क है, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहेंगे। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य से दो स्थितियों का या कार्य, व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरी को त्याग दिया जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनमें अथवा, या, न की आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग मिलता है। जैसे कि आप पहुंच जाएंगे या मैं फ़ोन करूं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ग है, मैं न आपको पहचानता हूं और न आपके पिताजी को। इस तरह से घ है, न तो शीला ही आई न अपने बेटे को ही भेजा। अंग है, आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन मोहन के साथ। इस तरह से हम देखते हैं कि विभाजक यानी दो वाक्यों को, दो कार्यों, व्यापारों के बीच में एक विकल्प मिलता है, यानी या, न, अथवा जैसे बोधक चिन्हों को देखा जाता है, यानी समुच्चय अव्यय बोधक चिन्हों को देखा जाता है, जिससे दो वाक्यों को विभाजन करने का यहाँ श्रेय है। आइए संयुक्त वाक्य के अंतर्गत तीसरा वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य को देखते हैं। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधावाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्रायः मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अवयवों से जुड़े हैं। जैसे क है, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। ख है, मैंने उससे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। ग है, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। इस तरह से हम देख रहे हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य में मगर, लेकिन, पर जैसे समुच्चय बोधक अवयवों को लगाकर विरोध किया गया है। इस तरह से इन वाक्यों को विरोधवाचक संयुक्त वाक्य की श्रेणी में लिया जाता है। चौथा वाक्य है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनके उपवाक्य प्रायः इसलिए, अतः, सो आदि अवयवों से जुड़े रहते हैं। जैसे क है, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। ख है, वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा था। ग है, वह आना नहीं चाहती थी
सो झूठ बोलकर चली गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन तीनों वाक्यों में एक रीजन बताया जा रहा है, एक कारण बताया जा रहा है, जिसमें परिणाम को दर्शाया जा रहा है। इस तरह से ये परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। आइए मिश्र वाक्य की परिभाषा और उदाहरण को देखते हैं। मिश्र वाक्य परिभाषा और उदाहरण जो इस प्रकार है। आइए मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं। प्रश्न दिया है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हों और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरणतः बताया गया है, पहला, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। दूसरा है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। तीसरा है, यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। इस तरह हम मिश्र वाक्यों में देख रहे हैं कि प्रथम यानी प्रधान उपवाक्य पर दूसरा वाक्य यानी आश्रित है। इस तरह एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य इसमें देखा जा रहा है। इस तरह से मिश्र उपवाक्य के या मिश्रित उपवाक्य के दो भाग होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण वाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य देखे जाते हैं, जो कि आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे चलते हैं। उपवाक्य की परिभाषा, प्रयोग और उदाहरण। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतः एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय सम्मिलित हो, उपवाक्य कहलाता है। इस तरह से उपवाक्य के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य। आइए मिश्र वाक्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य को आश्रित यानी प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। जैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दो भागों में दिए गए हैं। पहला क है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताबें खो गई थीं। इस तरह से दूसरा है, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। ग है, पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को मिलाने पर पूरा एक मिश्र वाक्य बन जाता है। इस तरह से मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताबें खो गई थीं, ये दोनों को मिलाने पर एक मिश्र वाक्य का निर्माण होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं, अर्थात पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है आधारित है, इसलिए मैंने वही मकान खरीदा है यह प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जहां आप रहते हैं आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, अर्थात दूसरा वाक्य जहां से जुड़ता है वही आश्रित उपवाक्य हो जाता है, यानी पहले उपवाक्य पर आधारित दूसरा उपवाक्य होता है, इसलिए पहला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। इस तरह से मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, मध्य में, अंत में। क है, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। ख है, वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। ग है, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है आरंभ में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। इस तरह से आश्रित उपवाक्य कहीं पर भी वाक्य के अंदर आ सकते हैं, जो कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य पहले नंबर पर आता है। वाक्य को में रंगीन गौण या आश्रित उपवाक्य
वाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थापन कर सकता है। अर्थात वाक्य में जहाँ जहाँ संज्ञा पदबंध आ सकता है वहाँ वहाँ इस प्रकार के उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे शीला ने मुझसे कुछ कहा। कुछ जो है यह संज्ञा पदबंध है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से शीला ने मुझसे एक बात कही। इस तरह से एक बात जो है यह पदबंध है जो कि एक वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, परंतु कभी कभी की का लोप भी किया जा सकता है। जैसे क है मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। ख है मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, यहाँ की का लोप है। ग है वह नहीं आएगा, मुझे मालूम था। वाक्य में आरंभ में आ जाने के कारण वाक्य के आरंभ में आ जाने के कारण की आवश्यकता नहीं। वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थान पर आ सकता है। जैसे कर्ता के स्थान पर क है मेरा यह डर कि वह बीमार होगी सच निकला। ख है लगता है कि वह बहुत खुश है। ग है पिताजी ने कहा था कि वे कभी झूठ नहीं बोलते। घ है मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। अंग है मैं जानता हूँ कि वह आपका भाई है। इस तरह कर्ता के स्थान पर कर्म के स्थान पर ये शब्द देखे जा सकते हैं जो संज्ञा उपवाक्य के उदाहरण हैं। इस तरह से हमने जाना कि संज्ञा उपवाक्य में संज्ञा के बारे में बताया गया है, यानी व्यक्ति, स्थान और व्यक्ति को संबोधित किया गया है। इन सभी वाक्यों में की समुच्चय बोधक जुड़े हुए हैं। इस तरह से की समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ने से संज्ञा उपवाक्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा उपवाक्य नाउन क्लॉज वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य प्रिंसिपल उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करें, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य कर्ता, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इस तरह से हम संज्ञा उपवाक्य के बारे में जाने। ये दूसरे उपवाक्य पर चलते हैं, अर्थात दूसरा है विशेषण उपवाक्य। इसी तरह से वाक्य में आया उपवाक्य जो बैटरी से चलता है विशेषण पद को स्थापन कर सकता है। जैसे मेरे पास बैटरी से चलने वाला खिलौना है, यह विशेषण पदबंध है। इस वाक्य में बैटरी से चलने वाले खिलौने की विशेषता बताई जा रही है, जो कि इस खिलौने की विशेषता है यह बैटरी से चलती है। ख है मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक यानी प्रधान वाक्य के पीछे आश्रित वाक्य विशेषण के रूप में जुड़ा हुआ है जो बैटरी से चलता है। इस तरह से ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहे जाते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद की स्थान यानी विशेषता बताते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी है, यहाँ पर जो है कि पुरानी घड़ी विशेषता है, विशेषण पदबंध है जो कि वाक्यों को जोड़ने का काम करती है और दूसरे पे आधारित है। मेरे कमरे में एक ऐसी घड़ी है जो बहुत पुरानी है। इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रधान वाक्य पर दूसरा वाक्य जो आधारित है इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं, यानी विशेषण उपवाक्य। इस तरह से दूसरा है नीली कमीज वाले लड़के को बुलाइए, जो नीले कमीज पहनते हैं उस लड़के को बुलाइए। तीसरा है मैं दान दिए हुए रुपए नहीं लूँगा। ग है मैं वे रुपए नहीं लूँगा जिन्हें दान में दे चुका हूँ। इस तरह से प्रधान उपवाक्य के आगे, प्रधान उपवाक्य के पीछे विशेषण उपवाक्य लगे हुए हैं जो कि विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तीसरा उपवाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं
वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। वाक्य का आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध को स्थानापन्न कर सकता है। जैसे क, वह धीरे धीरे चल रही थी। ख, वह बीमारों की तरह चल रही थी। इन दोनों वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध है। इस तरह से हमने पहले नंबर पर संज्ञा उपवाक्य पढ़ा, दूसरे नंबर पर विशेषण उपवाक्य पढ़ा और तीसरे नंबर पर क्रिया विशेषण उपवाक्यों को हमने जाना। ग है, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलते हों। इस तरह से प्रधान उपवाक्य के पीछे आधारित लगने वाला ये जो नीले कलर में वाक्य दिखाई दे रहा है, यह आश्रित उपवाक्य है जो कि प्रधान उपवाक्य पर आधारित है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इस तरह से ये मिश्र वाक्य कहलाएंगे। इस प्रकार क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य देखे जा सकते हैं। और भी उपवाक्यों के बारे में आगे जानेंगे। तब तक समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में जानते हैं। क में दिया है, जब मैं दिल्ली में रहता था बहुत काम करता था। जब आपका फ़ोन आया मैं नहा रहा था। इन वाक्यों में समय का बोध कराया गया है, इसलिए इसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। दूसरा है स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। क है, जहाँ वे रहते हैं वहीं एक मंदिर भी है। ख है, वहीं एक जगह है जहाँ आपने झंडा गाड़ा था। इस तरह से जहाँ वे रहते हैं, आपने झंडा गाड़ा था, ये दोनों ही स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए इन उपवाक्यों को स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तीसरा है रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। ख है, जैसा वह गाती है वैसा कोई नहीं गाता। इस तरह से इन दोनों वाक्यों में रीति जो कि रीति को बताया गया है, इस तरह से रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य ये कहलाएंगे। चौथा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क है, ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा है त्यों त्यों मूर्ख होता जा रहा है। ख है, जितना तुम मुझसे चाहते हो उतना मैं ना कर पाऊँगा। इस तरह से इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जितना उतना परिणाम बताया गया है। इस तरह से ये वाक्य परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। पांचवा है कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं नहीं पहुंच सकूंगा क्योंकि मेरा बेटा बीमार है। ख है, डॉक्टर ने मरीज को इसलिए बुलाया कि वह उसे दवाई पिला सके। ग है, मैं इसलिए नहीं आ सका कि मेरी तबीयत खराब थी। इसमें रीज़न दिखाया गया है, कारण दिखाया गया है, क्योंकि इसलिए मेरी तबीयत खराब थी, ये सभी कारण है, इसलिए इन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। छठवा है शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क है, यदि तुम चाहो तो वापस लौट जाओ। ख है, अगर मेरी बात मानोगी तो सुखी रहोगी। इस तरह से इन दोनों वाक्यों में यदि, तो, अगर, तो ये शर्त बता रहे हैं, यानी इन वाक्यों में शर्तों का बोध कराया गया है, इसलिए शर्तवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य ये कहलाएंगे। सातवां है विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। क है, हालांकि मेरे पास रहने की जगह थी फिर भी मैंने किराए का मकान ही लिया। ख है, चाहे तुम कुछ भी कर लो तो भी वह नहीं मानेगी। इस तरह से इसमें हालांकि, चाहे ये विरोध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत रखा गया है। आठवां है प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। क है, दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए। ख है, केतली का ढक्कन बंद कर दो जिससे भाप न निकले। ग है, जैसी लड़की मैं चाहता था वैसी ही मिल गई। इस तरह से ताकि, जिससे, वैसी, जैसी, ये सभी प्रयोजन अर्थात ये प्रयोजन को बोध कराते हैं, इसलिए इन वाक्यों को प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य
कहते हैं। क में बता रहा है दरवाज़ा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए। यहाँ इस वाक्य में दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि बिल्ली अंदर ना जाए। ख है केतली का ढक्कन बंद कर दो जिससे भाप ना निकले। दूसरे में कहा जा रहा है केतली का ढक्कन बंद कर दो, भाप ना निकले। ग है जैसी लड़की मैं चाहता था वैसी ही मिल गई। इसमें जिस तरह वह चाहता था वैसा ही काम हुआ। इस तरह से ये जो वाक्य हैं प्रयोजनवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। इस तरह से आगे आप लोग देख सकते हैं किस तरह जो है कि वाक्यों का रूपांतरण किया गया है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में और सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में। आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। सरल वाक्य, मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए। यहाँ सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण किया गया है। मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, अर्थात यहाँ मोहन ने शादी के लिए कार्ड छपवाए यह सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो वहीं मोहन ने जो कार्ड छपवाए वे शादी के लिए थे, इसमें जो और वे के मिलने पर मिश्र वाक्य बना है। दूसरा है झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य बनाते समय जो और उसे समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया गया है। तीसरा सरल वाक्य है मैंने शीला से अपने साथ चलने के लिए कहा। तो वहीं इसे मिश्र वाक्य में रूपांतरण करके बताया गया है कि मैंने शीला से कहा कि वह मेरे साथ चले। इस तरह से मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य पर दूसरा आश्रित उपवाक्य स्थित है। इस तरह से यह जो वाक्य है वह मिश्र वाक्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक तरफ सरल वाक्य है तो दूसरे तरफ संयुक्त वाक्य है। आइए हम इन्हें भी देखते हैं। बाईं ओर सरल वाक्य, दाहिनी ओर संयुक्त वाक्य दिया गया है। पहला है सरल वाक्य में माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो वहीं संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य को लेकर संयुक्त वाक्य में बनाते हुए लिखा गया है माँ ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। हम देख रहे हैं कि सरल वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बांटते हुए और समूचे अव्यय का प्रयोग किया गया है जिसकी वजह से संयुक्त वाक्य यह बनता है। दूसरा है पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। यह सरल वाक्य है पत्नी के बीमार होने के कारण वह न आ सका। तो वहीं संयुक्त वाक्य में इसका होगा पत्नी बीमार है इसलिए वह न आ सका। इसलिए इसमें लगने के कारण यह संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाता है। तीसरा है वह साड़ी खरीदने के लिए कनॉट प्लेस गई। सरल वाक्य में दिया है वह साड़ी खरीदने के लिए कनॉट प्लेस गई। तो वहीं संयुक्त वाक्य में इसको बनाया गया है कि वह कनॉट प्लेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। इस तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि, इसलिए और बल्कि, पर, अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है और यहाँ पे जो है कि सरल वाक्य साधारण है। इस तरह से चौथा वाक्य है सरल वाक्य नाराज होने के कारण उसने मुझसे बात नहीं की। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करके बताया गया है वह नाराज थी इसलिए उसने मुझसे बात नहीं की। इसलिए संयुक्त वाक्य में लगने पर यह सरल वाक्य भी संयुक्त वाक्य हो गए हैं, जहाँ कि हम देख सकते हैं कि दो स्वतंत्र सरल वाक्य के बीच में इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय के लगने से संयुक्त वाक्य बना है। आइए पांचवा देखते हैं। मेरे समझाने पर वह बात मान गई। वहीं संयुक्त वाक्य में इसे बदला गया है मैंने समझाया और वह बात मान गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करने पर मैंने समझाया और वह बात मान गई और जो है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को यानी दो सरल स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। इस तरह से यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। आइए संयुक्त वाक्य को सरल वाक्यों में रूपांतरित करके देखते हैं। पहला है संयुक्त वाक्य गिलास नीचे गिरा और टूट गया। सरल वाक्य है नीचे गिरने के कारण गिलास टूट गया।
हम देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है, जो कि सरल वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा है वह बाजार गई और मेरे लिए फल लाई। सरल वाक्य है, बाजार जाकर वह मेरे लिए फल लाई। तीसरा है मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी। सरल वाक्य है, मेरे बहुत समझाने पर भी वह न माने। इस तरह से हम देख रहे हैं कि संयुक्त वाक्य में मैंने उसे बहुत समझाया पर वह न मानी पर जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। चौथा है वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी। सरल वाक्य है, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। इस तरह से संयुक्त वाक्य में हमने देखा कि भी जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, जो कि सरल वाक्य में नहीं हुआ है। इस तरह से छात्रों जो कि संयुक्त वाक्य में भी अथवा जो सो पर जैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे कि दो स्वतंत्र सरल वाक्यों के बीच आकर लगता है। यानी दो स्वतंत्र सरल वाक्यों के समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को संयुक्त वाक्य कहेंगे। इस तरह से आप बारी बारी जो है कि 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हुए देख सकते हैं। जैसे कि 10वां है सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो वहीं सरल वाक्य में दिया है सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य में और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो वहीं सरल वाक्य में और समुच्चय जैसे अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह से ये सरल वाक्य हैं और ये संयुक्त वाक्य। आइए यहाँ कुछ विशेष जानकारियाँ दी गई हैं जिसको हम जानते हैं। पहला है सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय है, वहीं संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा अन्य आश्रित उपवाक्य, यानी अन्य जो दूसरा वाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। तीसरे में जानकारी दी गई है कि मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। चौथा है अन्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। पांचवा है आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से आश्रित उपवाक्य के 3 भेद बताए गए हैं। छठवां है एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना रूपांतरण या रचनांतरण कहलाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को रूपांतरण या रचनांतरण क्रिया कहते हैं, जो कि कहलाता है। रचना के आधार पर कुछ यहाँ वाक्य दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं कमेंट के अंतर्गत। 17वां यहाँ दिया गया है प्रश्न, रंगीन उपवाक्य का नाम बताइए। पहला है मैंने पिताजी से कहा कि कल मैं गांव जाऊंगी। दूसरा है मैच में जो सबसे अच्छा खेला वह मेरा मित्र है। तीसरा है जब चलोगे तभी चल पड़ूंगा। चौथा है रहीम बोला कि मैं कल हैदराबाद जा रहा हूँ। पांचवा है वह पुस्तक कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है। छठवां है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। सातवां वाक्य है महात्मा गांधी जी ने कहा कि गाय करुणा की कविता है। आठवां वाक्य है वह छात्र पास हो गया जो कल आया था। 9वां वाक्य है मुझे यह एक व्यक्ति मिला जो बहुत पढ़ा लिखा था। 10वां वाक्य है
जो व्यक्ति मधुर भाषी होता है उसे सभी चाहते हैं। इस प्रकार इन सभी वाक्यों के जो उत्तर हैं, जो कि रंगीन शब्दों में लिखे गए हैं, रंगीन वाक्यों में दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं कि ये किस वाक्य के हैं, कौन से उपवाक्य हैं और ये कहाँ लगे हैं। यहाँ पर कुछ आपके अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। इसमें आपको प्रधान उपवाक्य छांटना है। यहाँ आपके बौद्धिक क्षमता को जांचा जा रहा है, जिसमें आप बताएंगे कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है। प्रधान उपवाक्य छांटिए। इसमें प्रधान उपवाक्यों को छांटना है। पहला है, जो लड़की किताब पढ़ रही थी वह मेरी बहन है। दूसरा है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तीसरा है, जो सदा सत्य बोलता है उसी की जीत होती है। चौथा है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। पांचवा वाक्य है, मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे। छठवां वाक्य है, मोहन ने मुझसे कहा कि वह दुखी है। सातवां है, इन्हें क्षमा करें क्योंकि इनसे अनजाने वे भूल हो गई। आठवां वाक्य है, जो भाषण दे रहा था वह मेरा मित्र है। नौवां है, मैंने उसे पुकार कर कहा कि अभी उधर मत जाओ। इस तरह से ये 9 जो हैं आपको वाक्य दिए गए हैं। इन 9 वाक्यों में आपको प्रधान उपवाक्य छांटना है। चलिए इसमें से मैं एक प्रधान उपवाक्य बता देता हूँ, जो कि पांचवा है, मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे। इस वाक्य में मुझे विश्वास है, ये जो वाक्य है यह प्रधान उपवाक्य है। कि आप मान जाएंगे ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मुझे विश्वास है इस प्रधान उपवाक्य पर कि आप मान जाएंगे आश्रित उपवाक्य आधारित है। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण करना है। यहाँ बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतरण कीजिए। पहला है, देर से सोकर उठने वालों को कोई अच्छा नहीं समझता। दूसरा है, बाग के पास खड़े हुए तीनों व्यक्ति उस थाने के सिपाही हैं। तीसरा है, बहुत परिश्रम करने वाले विद्यार्थी ही परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। चौथा है, मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते देखा। पांचवा है, उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा। छठवा है, दिन रात मेहनत करने वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इस तरह से इन सभी वाक्यों को आप मिश्र वाक्य में रूपांतरण करके और हमें बताएं कि इन वाक्यों का मिश्र रूपांतरण वाक्य क्या होगा। इस तरह से आगे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण कीजिए। इन 8 वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण करना है। पहला है, लता की बहन आशा ने समारोह में मधुर गीत गाकर सभी को मुग्ध कर लिया। दूसरा है, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। तीसरा वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया था। चौथा वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया। पांचवा वाक्य है, मोहन कल यहाँ आया, उसने राम से बात की, वह चला गया। छठवां वाक्य है, भ्रष्टाचारी शीघ्र पकड़ा जाएगा। सातवां वाक्य है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी को देखा। आठवां वाक्य है, चातक थोड़ी देर तक चुप रहकर बोला। इस तरह से इन सभी वाक्यों को आप संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कर मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया जाते समय हमारे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।